इकोलॉजी 12th की एनसीईआरटी की एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इसमें 4 चैप्टर्स हैं और लगभग नीट में 12 से 16 सवाल, 12 से 16 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, है ना। 12th की एनसीईआरटी है, 4 चैप्टर हैं इसमें। बहुत आसान यूनिट है लेकिन फिर भी इससे नेगेटिव हो जाते हैं, तो अगर ढंग से पढ़ेंगे तो उसके नेगेटिव के चांस भी कम होंगे। ठीक है, तो देखते हैं इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप की स्टडी है इकोलॉजी। किसके रिलेशनशिप की? रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच क्या रिलेशन है, उसकी स्टडी साइंस की जिस ब्रांच में हम करते हैं उसका नाम है इकोलॉजी। ठीक है, अच्छा ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पहले देखें ऑर्गेनिज्म होता क्या है आखिर। इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट की जो भी चीज़ें लिविंग हैं, यानी कि लिविंग यूनिट ऑफ नेचर क्या है? लिविंग यूनिट ऑफ नेचर क्या है, क्या कहलाता है? ऑर्गेनिज्म। जो भी कुछ जिंदा है वो क्या है? ऑर्गेनिज्म है। जैसे प्लांट्स हुए, एनिमल्स हैं और माइक्रोब्स, ये सभी जिंदा हैं और ये सभी क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? माइक्रोब्स में आते हैं वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, है ना, और फंगस, ये सारी चीज़ें माइक्रोब्स में आती हैं और ये सभी जिंदा हैं और ये क्या कहलाएंगी? ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म से आप जब भी वर्ड सुनेंगे तो क्या मतलब समझेंगे? प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। तो लिविंग यूनिट ऑफ नेचर इज ऑर्गेनिज्म, है ना। इन्वायरमेंट क्या होता है? अब इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो इन्वायरमेंट किन किन कंपोनेंट्स, हमारी सराउंडिंग्स जो है, हमारी जो सराउंडिंग है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है? वही इन्वायरमेंट है। वो 2 चीज़ों से मिलकर, एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स। इन्वायरमेंट के 2 कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। हमारा इन्वायरमेंट जो बना हुआ है वो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट से बना हुआ है। अब बायोटिक कंपोनेंट्स कौन सी होती हैं? वो कंपोनेंट, वही जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, लिविंग कंपोनेंट्स, और एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो एनवायरनमेंट में जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको क्या बोलेंगे? बायोटिक, और जो नॉन लिविंग है उनको बोलेंगे एबायोटिक। लिविंग जैसे वही प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ये क्या चीज़ें हैं? बायोटिक। प्लांट्स, है ना, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ये सब बायोटिक फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट के। इन्वायरमेंट इन बायोटिक फैक्टर्स से मिलकर बना होता है। ऐसे ही नॉन लिविंग कंपोनेंट्स यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन सी हैं हमारे एनवायरनमेंट में? जैसे लाइट, है ना, लाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल है, एयर, वाटर है, सारी चीज़ें ना, ये सारी एबायोटिक फैक्टर्स हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं। जैसे एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर, ये हमारे इन्वायरमेंट के एबायोटिक फैक्टर्स हैं। इन्वायरमेंट इनसे मिलकर बना हुआ है। इन्वायरमेंट 2 फैक्टर्स से मिलकर बना है, बायोटिक और एबायोटिक। किसी भी ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट मिलकर बनता है एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स से। और वो एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं? बायोटिक कौन से हैं? जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स, और एबायोटिक हैं वाटर, एयर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर। कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट हो तो ये हमें याद रखना है ना, एबायोटिक फैक्टर्स याद रखने हैं। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है और उसका एनवायरनमेंट है, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मतलब ऑर्गेनिज्म और उसका एनवायरनमेंट आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इंटरडिपेंडेंट कह लो, इंटर रिलेटेड कह लो, है ना। तो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट या इंटर रिलेटेड होते हैं।
ऑर्गेनिज्म अगर कोई भी चेंज, कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा अपने एनवायरनमेंट में, तो एनवायरनमेंट उसका अफेक्ट होगा, ठीक। और अगर एनवायरनमेंट अफेक्ट होगा तो वो अफेक्ट फिर ऑर्गेनिज्म पे आएगा, यानी कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। कैसे? मान लो जैसे भी हाल ही में ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं जैसे बोल्सोनारो, तो उन्होंने अपने यहाँ क्या किया, जंगल कटवाने शुरू किए। उनके अमेजन फॉरेस्ट है ना, बहुत ह्यूज फॉरेस्ट हैं अर्थ पे, उन्हें लंग्स भी कहा जाता है अर्थ के। तो उन्होंने वहाँ अपने जंगल कटवाने शुरू किया। अब जंगल कटने से क्या हुआ, यानी कि डिफॉरेस्टेशन करना शुरू किया। डिफॉरेस्टेशन से क्या हुआ कि जब पेड़ कटेंगे तो CO2, इन्वायरमेंट में CO2 बढ़ेगी, है ना। ग्लोबल वार्मिंग, हवाएं गर्म चलेंगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, है ना। बेमौसम बरसातें, बेमौसम फ्लड्स, ये सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी और हमारा सर्वाइवल अर्थ पर, हम यानी कि ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल अर्थ पर मुश्किल होता चला जाएगा। तो हमने, ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, डिफॉरेस्टेशन किया, चेंज किया अपने एनवायरनमेंट को, जिससे इन्वायरमेंट चेंज होना शुरू हो गया। और अगर ऐसे ही इन्वायरमेंट चेंज होता गया तो क्या होगा, वापस इन्वायरमेंट पूरी तरीके से बदल जाएगा और वो बदला हुआ इन्वायरमेंट फिर किसे अफेक्ट करेगा, ऑर्गेनिज्म को ही अफेक्ट करेगा। तो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो रिलेशन है, आपस में रिलेटेड होते हैं, और ये जो रिलेशन है ना ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ, वो दो तरीके का हो सकता है। ये जो रिलेशन है जिसकी स्टडी हम इकोलॉजी में करते हैं, ये जो रिलेशन है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। क्या मतलब जो ऑर्गेनिज्म का, जैसे मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, है ना, मेरा जो रिलेशन है मेरे इन्वायरमेंट के साथ, इन्वायरमेंट मतलब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के साथ जो मेरा रिलेशन है, वो इट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब, जैसे एक फैक्टर मैं ले रहा हूँ, जैसे हम भैंस का दूध पीते हैं, है ना। तो भैंस क्या है, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, मैं एक भैंस का दूध पीता हूँ, तो भैंस एक बायोटिक फैक्टर है ना। भैंस क्या है, एक बायोटिक फैक्टर है, ठीक है, इन्वायरमेंट का। तो मैं उससे डायरेक्ट दूध पी रहा हूँ, तो कैसा हुआ रिलेशन मेरा, उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन हुआ, है ना। अगर हम किसी एनिमल के साथ, किसी बायोटिक फैक्टर्स के साथ एनिमल को या उसके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो कैसा, हम उसका कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। जैसे हनी बी का शहद, हनी यूज़ कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट रिलेशन है हमारा उसके साथ, है ना। और डायरेक्ट क्या हो सकता है, जैसे हम फिश खा लें अगर, है ना, फिश खाते हैं, तो फिश के साथ हमारा रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन। अच्छा, शेरनी का हम दूध पीने जाते हैं क्या, नहीं, है ना। तो लेकिन उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, शेरनी एक बायोटिक फैक्टर है, लेकिन वो उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन ना होकर हमारा इनडायरेक्ट रिलेशन है। कैसे, वो टॉप कंज्यूमर होता है, शेर या शेरनी या फिर टाइगर की बात करें, बायोटिक फैक्टर है, हम ऑर्गेनिज्म है। मान लो हम लोगों ने इन ऑर्गेनिज्म को मारना शुरू किया, इन बायोटिक फैक्टर्स को मारना शुरू किया, शेर को मारना शुरू कर दिया, तो शेर जंगल को जंगल बनाता है ना। अगर शेर नहीं होगा तो जंगल जंगल नहीं रहेगा। तो क्या होता है, अगर हमने शेर को मारना शुरू किया, ए बायोटिक फैक्टर को मारना शुरू किया, तो वहां पर हर्बीवर का नंबर बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, फॉरेस्ट में हर्बीवर का नंबर बढ़ जाएगा, घास खाने वाले बढ़ जाएंगे। जैसे कौन कौन, काओ, बफेलो, है ना, जेब्रा, जिराफ, ये सारी चीज़ें फॉरेस्ट में बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनको कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई मारने वाला नहीं है। हमने सारे जंगल से शेर और चीतों को ख़त्म कर दिया है। तो क्या होगा, उस हर्बीवर्स बढ़ेंगे तो प्लांट्स कम होने शुरू हो जाएंगे, है ना, और जंगल जंगल नहीं रहेगा, बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो क्या शेर से हमारा डायरेक्ट रिलेशन है ना, शेर को हम खाते हैं या शेरनी का दूध पीते हैं, नहीं, हमारा उससे इनडायरेक्ट रिलेशन है। अगर जंगल नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे, शेर नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। रिलेशन तो है, कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन। तो हमारे इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होते हैं। बैक्टीरिया है जैसे, है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये सॉइल में पड़ा रहता है।
अब सॉइल में पड़े पड़े एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करता रहता है और प्लांट्स को देता रहता है, प्लांट्स लेते रहते हैं। जैसे एजोटोबैक्टर नाम सुना होगा, क्लॉस्ट्रीडियम, राइजोबियम, ये जो बैक्टीरिया हैं ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ना। क्लॉस्ट्रीडियम या राइजोबियम ये नाइट्रोजन फिक्स करते रहते हैं पड़े पड़े सॉइल में। अब सॉइल से वो नाइट्रोजन प्लांट्स ले लेते हैं और प्लांट्स अपना अमीनो एसिड्स, अपने प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन फिर उन प्लांट्स को अगर हम खा लेते हैं तो वो प्लांट्स, हम उससे अपना अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्स किया बैक्टीरिया ने, और फायदा किसे हुआ? हमें हुआ। तो कैसा रिलेशन हुआ? इनडायरेक्ट रिलेशन हुआ। ये डायरेक्ट नहीं, फिक्स बैक्टीरिया ने क्या फायदा हमें पहुंचाया, ठीक है। तो इनडायरेक्ट, तो किसी किसी के साथ हमारे डायरेक्ट रिलेशन होते हैं, किसी किसी के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन होते हैं। बैक्टीरिया के साथ इनडायरेक्ट था और टॉप कंज्यूमर्स के साथ कैसा रिलेशन था? इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ये तो रहा बायोटिक कंपोनेंट्स। ऐसे ही अगर हम बात करें एबायोटिक फैक्टर्स, जो इन्वायरमेंट के एबायोटिक फैक्टर्स हैं, उनसे भी हमारा रिलेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ भी हो सकता है ना। अभी तो बायोटिक पढ़ा, एबायोटिक के साथ भी रिलेशन होता है। जैसे एबायोटिक फैक्टर्स होते कौन कौन से इन्वायरमेंट के? टेम्परेचर है, लाइट है ना, यही होते हैं। तो अगर टेम्परेचर के साथ मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ और मेरा रिलेशन देखना है टेम्परेचर के साथ, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? स्वेटिंग होने लगती है ना, डायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है हमारा। टेम्परेचर आप कम कर दो तो क्या होगा? शिवरिंग होने लगती है ना, कांपने लगते हैं हम, पसीना आता है टेम्परेचर बढ़ने पर। तो ये एबायोटिक कंपोनेंट हुआ टेम्परेचर, और हमारा रिलेशन कैसा हुआ? डायरेक्ट रिलेशन है। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन होते हैं, है ना। अच्छा, लाइट के साथ जो रिलेशन है, वैसे लाइट के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन होता है हमारा। जैसे लाइट से प्लांट क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं, और वो प्लांट्स को फिर हम खा लेते हैं। तो हमें इनडायरेक्ट रिलेशन है, लाइट के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन हुआ, है ना। और ये हमारा डायरेक्ट रिलेशन है। तो ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन होता है, और वो रिलेशन कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और इन्हीं रिलेशनशिप्स को स्टडी करना, साइंस की जिस ब्रांच में हम इन रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं उसको क्या नाम देते हैं? इकोलॉजी। कुल मिलाकर इन सब में रिलेशन होता है आपस में, और वही रिलेशनशिप का हमें यहाँ बस रिलेशनशिप ही पढ़ने हमें इकोलॉजी में, किसका किसके साथ क्या चल रहा है, ठीक है। थैंक यू।